सर स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड को पहचान सकते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो उम्मीद करता हूं आपने उस पर प्रैक्टिस की होगी अच्छे से। आपको हकल्स रूल्स, हकल लिस्ट, एंटी हकल्स लिस्ट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब से शुरुआत करते हैं। अपने लिए इस सिलेबस के अंदर पढ़ना जो जरूरी है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। और देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टडी करने का मतलब होता है इस लेवल पर, 11th-12th के लेवल पर सबसे पहले आपको पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना चाहिए। भाई देखो, पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन। सबसे बेहतरीन कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड की स्टडी करने के लिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे बेंजीन से, जानेंगे बेंजीन के बारे में बहुत सारे राज, और फिर हम धीरे धीरे करके एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड देन ऑफ कोर्स विल गो टू द रिएक्शंस। तो ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं, 10th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा बेंजीन के साथ में। तो जो बेंजीन होता है उसका अगर मैं बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूं यहाँ पर, उम्मीद करता हूं आपको बॉन्डलाइन आता ही होगा। तो देखिए, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है बेंजीन रिंग का, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स होते हैं। ऑफ कोर्स आप इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं, बट मैं अभी के लिए ऐसे ही दिख रहा हूँ नॉर्मली। तो दिस इज हाउ बेंजीन रिंग लुक्स इन बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, बेंजीन रिंग जो है या फिर ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसको एक बर्थलॉट करके साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1870 में। ठीक है, फ्रॉम एसिटिलीन। कहां से डिस्कवर किया था इसको? फ्रॉम एसिटिलीन। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग का नाम रखा गया था उस समय पर फीन। तो फीन एक बहुत ही पुराना नाम है, स्टैंड्स फॉर बेंजीन। इसीलिए तो हम कभी भी अगर बेंजीन रिंग के ऊपर से एक हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं और ऐसा डैश ग्रुप बनाते हैं, तो इस ग्रुप को हमें ना फिनाइल ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? फिनाइल ग्रुप कहते हैं। बिकॉज ओरिजिनल नेम क्या था? बेंजीन। बेंजीन का ओरिजिनल नेम क्या रखा गया था? फीन। और याद करो, हम अगर अल्केन से एक हटाते तो अल्काइल ऐसा लिखते हैं। उसी तरह से बेंजीन से एक हटाओगे तो एक्चुअली बेंजाइल ऐसा नहीं लिखते, बट क्या लिखते हैं? फीन की वजह से आया हुआ फिनाइल। तो याद रखना, बेंजीन मतलब फीन, और उसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ऐसा डैश कंपाउंड बनेगा। तो याद रखना कि ये जो रेडिकल हमने यहाँ प्रोड्यूस किया, इसका नाम है फिनाइल। ये कुछ बेसिक चीजें है। देखिए, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं बेंजीन के बारे में। जैसे सोर्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन को इंडस्ट्रियली कहां से ऑब्टेन किया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सोर्स में से हमको पता चलेगा कि बेंजीन को ऑब्टेन किया जाता है कोल टार, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम। याद रखिएगा, कोल टार में से ऑब्टेन किया जाएगा या तो पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है। बेंजीन का स्टेट क्या होता है? बेंजीन इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, नेचुरली वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कलर जो होता है उसका होता है कलरलेस। बेंजीन का कोई कलर नहीं है, इट्स अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका हो जाता है 353 केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो बेंजीन के हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी होता है, हमें पता है, क्योंकि बेंजीन का जो फॉर्मूला है बेटा वो है C6H6, राइट। तो अभी इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पर। तो लेट मी राइट कि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? देयर आर 12 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, 6 तो ये बेंजीन के ही हो गए, कार्बन के, और हाइड्रोजन वाला भी बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस तरह से इसके पास 12 सिग्मा बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड्स है बेंजीन के पास? 1 2 3, देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। तो 1 2 3 4 5 और 6। देयर आर हाउ मेनी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स? देयर आर 6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स? 1 2 3। देयर आर ओनली 3 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स। ठीक है, जरा हाउ मेनी कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स? तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम देखें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं इसके पास? 6। तो उम्मीद कर सॉरी, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कहा है तो हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखेंगे। एक, ये दूसरा और ये तीसरा। आई एम सो सॉरी, ये आ जाएगा 3। ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा कि हाँ, अगर पाई बॉन्ड्स पूछेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। सिग्मा बॉन्ड्स पूछेंगे तो सारे सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ही सिर्फ पूछा है तो सिंगल बॉन्ड्स ही काउंट करेंगे, 1 2 और 3। पाई बॉन्ड्स पूछा है तो 1 2 और 3 पाई वाले, यानी डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसे पूछा है तो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, आपको ऐसा लिखना होगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 6। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहे या कैक्यूल स्ट्रक्चर्स कहे, सब एक ही बात है। हमने पहले भी रेजोनेंस ये फंडा पढ़ा हुआ है, और बेंजीन में रेजोनेंस किस तरह से होता है ये भी हम जानते हैं। तो लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज इट। कि देखिए, बेंजीन रिंग जो है कुछ इस तरह से आप उसको अगर ड्रॉ करेंगे, करेक्ट, तो ये उसका एक स्ट्रक्चर है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अगर आपने ये बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, इस तरह से बॉन्ड्स को रोटेट किया, ठीक है, तो आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा बेंजीन रिंग का, जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर भी बेंजीन का देखा जाता है।
ठीक है। अगेन अगर आपको उसको रोटेट करना है, डजंट मैटर क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, इट डजंट मैटर, इट विल चेंज बैक टू दिस स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो एग्जिस्ट करते हैं बेंजीन रिंग के, जिसमें पाई बॉन्ड्स अलग अलग पोजीशन पर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसका मतलब याद रखना, बेंजीन के एक्चुअली कितने स्ट्रक्चर्स पाए गए? 2। देखो याद करो, अगर हमने पढ़ा था रेजोनेंस का फंडा, तो वहां मैंने आपसे कहा था कि कोई कंपाउंड अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजोनेंस। सिंपल सी भाषा में हमने इतना पढ़ा था, अधिक जानकारी के लिए आपने वो ऑलरेडी 14 चैप्टर में पढ़ रखा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने देखा कि रेजोनेंस का फंडा हो रहा है। अगर ये 2 स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे एक ही पॉइंट पर दोनों स्ट्रक्चर से स्टडी करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने फंडा निकाला, उन्होंने क्या किया कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर होते हैं तो वो लोग है ना एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाए, यानी हम एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन रिंग का। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 लाइन लिख रहा हूँ, करस्पॉन्ड्स टू, मतलब हाइपोथेटिकली बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जहां पर मैं यहाँ पर डॉट 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 करता हूँ, ठीक है। और इसी को हम लोग प्यार से सिंपली ऐसे एक सर्कल से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम कहते हैं बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैक्यूल स्ट्रक्चर, जो आपको कहना है कह दो, डजंट मैटर, दिस इज हाइब्रिड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़े से बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं कि बॉन्ड का जो लेंथ होता है वगैरह वगैरह क्या होती है, ठीक है, वो जरा सा बात कर लेते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्मली अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जैसा कि अल्केन में होता है, अगर हम नॉर्मली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, कार्बन टू कार्बन का बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम नॉर्मली कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं, अभी आपको पता है कार्बन अगर डबल बॉन्ड में होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड छोटा हो जाता है। ये सब चीजें आपने ऑलरेडी बॉन्डिंग में पढ़ी होगी, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो डबल बॉन्ड का लेंथ है यहाँ पर वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो ऑफकोर्स डबल बॉन्ड छोटा होता है और जो सिंगल बॉन्ड है वो बड़ा होता है। तो अगर इसको दिमाग में रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बेंजीन का जो सिंगल बॉन्ड है वो बड़ा होगा और डबल बॉन्ड है वो छोटा होगा। एक्चुअली ऐसा लगना चाहिए। तो आपका जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ दिखना चाहिए था कि भाई बड़ा वाला सिंगल बॉन्ड होगा, फिर ये डबल बॉन्ड छोटा होगा, फिर बड़ा वाला सिंगल बॉन्ड होगा, फिर ये डबल बॉन्ड छोटा होगा, फिर बड़ा वाला सिंगल बॉन्ड होगा और ये छोटा सा डबल बॉन्ड होगा। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा अनसिमेट्रिकल बनता था, एग्जैक्टली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं बनता था। बट हमने क्या देखा गया कि असली में बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ है ना ही वो 1.54 है और ना ही वो 1.34 है। बेंजीन का जो असली बॉन्ड लेंथ आता है, यानी कार्बन टू कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो बेंजीन के अंदर निकल के आता है, ठीक है, अब चाहे उसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है, वो निकल करके आता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ना वो पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है और ना वो पूरी तरह से डबल बॉन्ड है। इसी का मतलब आपको मैं समझा सकता हूं कि जो पाई बॉन्ड्स है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं, इसलिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किसी भी 2 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। जिसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट इसी स्ट्रक्चर में इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। तो सिंगल बॉन्ड है तो ये होना चाहिए बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड है तो ये होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। हमने जब सच में बेंजीन रिंग का बॉन्ड लेंथ आइडेंटिफाई किया बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स, वी कैन डू दैट, तो हमको पता चला कि बॉन्ड लेंथ इज 1.39 एंगस्ट्रॉम, which is between the values of single bond and double bond. It means the bond is continuously rotating inside and we get a third type of structure which is called as a hybrid structure. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दोनों ही स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी बताने के लायक है। बट याद रखना हाइब्रिड स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होता है, ये साइंटिस्ट ने समझने के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि बेंजीन रिंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। अब नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बहुत आसान है अगर हम बेंजीन रिंग का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यूं इस तरह से इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड है और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए। क्या ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है? हाँ, ये स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए मतलब सभी के सभी जो मेंबर्स है, यानी यहाँ पर तो फिलहाल सभी मेंबर्स कार्बन ही हैं, तो सभी मेंबर्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, यानी ऑल ऑफ देम शुड हैव एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, करेक्ट। तो ये देखिए ये मैंने इसका यूं इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया और मैं मान लेता हूँ कि ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो होता है उसके पास एक p ऑर्बिटल जरूर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल होगा यूं कुछ इस तरह से। सिमिलरली इसके पास भी एक p ऑर्बिटल होगा यूं कुछ इस तरह से, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल होगा यूं कुछ इस तरह से, p ऑर्बिटल होगा कुछ यूं इस तरह से, सिमिलरली p ऑर्बिटल एंड सिमिलरली वी हैव गॉट p ऑर्बिटल, इस तरह से। याद रखना बेटा ये जो p ऑर्बिटल मैं बना रहा हूं ना ये ऑर्थोगोनल है,
ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इस बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है प्लेनार, उसको ये परपेंडिकुलर है इस तरह से। मान लीजिए अगर मेरा हाथ जो है वो एक प्लेनार स्ट्रक्चर है, तो मान लीजिए बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसा प्लेनार है, और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो कुछ इस तरह से है। देखिए 1 2 3 इस तरह से सारे जो पी ऑर्बिटल्स है इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा पॉइंट, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो यहां पर होता है, इसके अंदर पी ऑर्बिटल्स के अंदर, करेक्ट। वो क्या करते हैं, यहां से यहां ऐसे डीलोकलाइज होता है, मूव करते हैं, सभी ऑर्बिटल्स के अंदर गोल गोल घूमते हैं। तो देखिए ना, ये जो पी ऑर्बिटल ऐसा हवा में है ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जमा हो रहा है ऊपर की तरफ में। सिमिलरली वो नीचे के क्लाउड, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर ये प्लेनार स्ट्रक्चर है तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होता है। तो आधा क्लाउड ऊपर भी है रिंग के और आधा क्लाउड नीचे भी है, तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे और नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। तो आपको एक और सर्कल मिलेगा, यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। सारे नीचे के क्लाउड्स मैंने होल्ड किए, देखो, करेक्ट, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से बेटा यहाँ पर ये क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्बिटल्स का। तो इसे हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जब तक यूं इस तरह से ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, उसे हम एरोमेटिक नहीं मान सकते। ठीक है, और ये हकल्स रूल जो है वो इसी स्ट्रक्चर के बेस पर बनाया गया है। खैर बहुत ज्यादा डिटेल अपने को 11th में नहीं पढ़ना है, बट इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आपके पास इस तरह से पी ऑर्बिटल्स होंगे जहां पर ऊपर और नीचे क्लाउड बन रहा होगा, तभी जाके वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नेचर बताता है। और ये सबका सब हकल्स रूल के अंदर ऑलरेडी कवर हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग, एंड ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देयर इज अ स्टेबिलिटी टू दिस कंपाउंड। तो इसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से है, ध्यान से सुनिएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर रही होगी। और एक छोटा सा पॉइंट, अगर हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो चलिए बॉन्ड एंगल की भी बात कर ही लेते हैं कि बेंजीन के अंदर किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में कोई भी दो कार्बन के बीच में अगर आप बॉन्ड एंगल निकालोगे तो 120 डिग्री निकल करके आएगा। ठीक है, याद रखना। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट याद रहेगा आपको, 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल निकल के आता है। तो देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है बेंजीन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको सिखाऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स के बीच में एग्जैक्टली क्या फर्क होता है। ठीक है, और इसी से हम पता कर लेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी क्या क्या होती है। पर उसके पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट। और कंसेप्ट के बाद में लोग आमतौर पे क्या मिस्टेक कर देते हैं, यानी कॉमन मिस्टेक क्या है, पहले ये समझ लेते हैं फिर इस पे आएंगे। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कंसेप्ट क्या है, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं कि देखिए अगर आपके पास में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यानी इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर आप किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, ठीक है, KMnO4 बराबर या फिर Br2 ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे तो ये अंडरगो एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और दोनों जगह पर एडिशन रिएक्शन हो जाएगा दोनों कार्बन। तो सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड टूट का डबल बॉन्ड हो जाएगा, एडिशन होगा, डबल बॉन्ड टूट का फिर से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये सारे रिएक्शन हमने किए। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और एडिशन रिएक्शन अगर सक्सेसफुल हो गया तो KMnO4 जो पर्पल कलर का होता है उसका कलर उड़ जाता है, वो डी कलर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ब्रोमीन वाटर जो ब्राउन कलर का होता है वो भी डी कलर हो जाता है। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन मिलता है और डी कलराइजेशन टेक्स प्लेस, डी कलराइजेशन टेक्स प्लेस। अगर आपको इस रिएक्शन को रिवाइज करना है तो प्लीज KMnO4 वाला रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करवाया जिसका नाम है बेयर्स टेस्ट। ठीक है, तो आप जाके अल्कीन चैप्टर के अंदर रिवाइज कर सकते हैं कि बेयर्स टेस्ट क्या था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में KMnO4 डालेंगे हम लोग, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, तो वो पर्पल कलर से कलरलेस हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी कंसेप्ट में, सही बात है। अब ध्यान से सुनिए ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्या है कि भाई जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है, KMnO4 जो पर्पल कलर का होता है इसमें ऐड करने के बाद वो कलरलेस हो जाएगा। ब्रोमीन जो ब्राउन कलर का होता है इसमें ऐड करने के बाद वो कलरलेस हो जाएगा क्योंकि एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ये कंसेप्ट है। अभी पूरा सुन लीजिए बेटा, ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होना चाहिए।
क्या होना चाहिए बेटा, नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, इससे अच्छा मैं कहता हूं कि एलिफेटिक होना चाहिए, है ना। एलिफेटिक यानी जो एरोमेटिक नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। ये क्या होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए ये प्रॉपर्टी थी कि वो एडिशन रिएक्शन को अंडरगो करते हैं, दैट इज वाई डी कलराइजेशन शो करेंगे, कलर उड़ा देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। कॉमन मिस्टेक देखो लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि बेंजीन जो है कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, तो उन्हें लगता है कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और उन्हें लगता है कि डबल बॉन्ड है तो हम इसे अल्कीन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्कीन। तो याद रखना बेटा कि बेंजीन है ना वो अल्कीन नहीं है, ठीक है। अल्कीन जो होता है वो एक एलिफेटिक कंपाउंड होता है, बेंजीन इज नॉट अल्कीन। आई अंडरस्टैंड कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, बट समझिए बेंजीन को मैं अलग से कह रहा हूं, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड अल्कीन नहीं होते हैं, याद रखना। उसमें डबल बॉन्ड जरूर होते हैं, बट ये अल्कीन की तरह बिहेव नहीं करते। इनके डबल बॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी अलग होती है, इनके रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। ये सिंपल एडिशन रिएक्शन बताते ही नहीं है। तो याद रखना बेंजीन जो है, आप इसको ऐसा मत समझ लेना कि ये अल्कीन है, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। अल्कीन अल्कीन होता है, बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है, मैं मानता हूं, इट इज अनसैचुरेटेड, मैं मानता हूं, बट वो अल्कीन की तरह अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बताता। इसकी प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अल्कीन। तो याद रखना बेंजीन हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अल्कीन, ठीक है। तो याद रखना अगर आप बेंजीन के अंदर बैठ के KMnO4 ऐड करोगे या फिर Br2 ऐड करोगे, तो याद रखना एडिशन रिएक्शन नहीं मिलेगा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो एडिशन रिएक्शन है वो नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर एडिशन रिएक्शन नहीं मिलेगा तो बोलो कलर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। तो यहां पर डी कलराइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, डीकलराइजेशन डू नॉट टेक प्लेस। उम्मीद करता हूं आपको समझा पा रहा हूं कि यहाँ पर अनसैचुरेटेड है या अल्कीन या अल्काइन के अंदर, मैं लिख देता हूं, चलो यहाँ पर अल्कीन या अल्काइन के अंदर आप अगर ये डालोगे तो कलर उड़ जाएगा, डीकलराइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेंजीन के अंदर ये सब मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे KMnO4 Br2, ये एडिशन रिएक्शन बताता ही नहीं है, अल्कीन की जैसी प्रॉपर्टी ही नहीं है इनकी डबल बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होते। अल्कीन और अल्काइन के डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, इनके पाई बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होता है। तो ये लोग डीकलराइजेशन नहीं बताएंगे, यानी आप पर्पल कलर उठा के, यानी KMnO4 उठा के बेंजीन में डालोगे तो पर्पल कलर का पर्पल कलर ही रहेगा, कलरलेस नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि कंसेप्ट क्या है। और कॉमन मिस्टेक जो लोग हैं वो क्या कर लेते हैं, लोग अल्कीन समझ बैठते हैं बेंजीन को, विच इज नॉट ट्रू। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा। चलिए खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड में, कि असली फर्क क्या होता है एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड में। अगर आप बहुत ध्यान से देखें बच्चों, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है इनमें ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि इसमें हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम होते हैं। देखिए हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, इसको ऐसे पढ़ते हैं, हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम। और जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको मैं समझा पा रहा हूं कि इसमें ज्यादातर कार्बन एटम के परसेंटेज यानी लेवल्स ज्यादा होंगे और इसके अंदर कार्बन के जो लेवल्स है वो कम होंगे। अब कैसे कम होंगे मैं इलिस्ट्रेशन करके भी बताऊंगा, उसके लिए मुझे ये बोर्ड रब करना पड़ेगा। पहले आप ये पॉइंट सुन लीजिए, फिर मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट, इट बर्न्स विद सूटी फ्लेम और एलिफेटिक कंपाउंड्स बर्न्स विद नॉन सूटी फ्लेम। देखिए सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड को जलाओगे तो काला धुआं निकलेगा, ठीक है, एकदम डेंस ब्लैक कलर का धुआं निकलेगा, तो हम कहते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब कॉमन सेंस है भाई, उसमें कार्बन का कंटेंट अगर जाता है तो काला धुआं निकलेगा, ये आम सी बात है, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड में कार्बन का कंटेंट ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, तो वो कम सूटी फ्लेम या नॉन सूटी फ्लेम से बर्न होता है, ठीक है। काला धुआं या डेंस काला धुआं नहीं निकलता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा साइक्लिक होते हैं। एक्चुअली हक्कल्स रूल में तो लिख के दिया है कि साइक्लिक और प्लेनर होना जरूरी है, तो याद रखना इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। और एक और खास बात होती है, उसके अंदर होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसका मतलब ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड्स का ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, एलिफेटिक कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं आपसे एग्जांपल कहूं तो देखिए ये साइक्लोहेक्सेन, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? नहीं, इसमें सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, वो एक एलिफेटिक कंपाउंड ही है। तो एलिफेटिक कंपाउंड जो होता है वो साइक्लिक भी हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकता है, और सबसे खास बात तो दे डू नॉट हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन। उसका मतलब ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन कंप्लीटली ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने ये कंपाउंड कंसीडर किया है, मान लेते हैं साइक्लोहेक्सेन है,
ठीक है, इसमें ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स तो नहीं है, इनफैक्ट इसके सारे कार्बन sp3 है तो ये एरोमेटिक भी नहीं हुआ, तो दिस इज एलिफेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर समझो मैं यहाँ डबल बॉन्ड कर दूं तो बताइए क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा? नहीं भाई, एरोमेटिक होने के लिए सभी के सभी sp2 होने चाहिए, अभी तो यहाँ पर सिर्फ ये और ये sp2 हुआ है, तो ये हल्का को फॉलो नहीं करेगा, तो इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टिल। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी आ गया, साइक्लिक भी है, तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? जी नहीं, इसका कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, ये जो कार्बन है sp3 है और ये कार्बन जो है वो भी sp3 है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना कि दे डू नॉट हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन, यानी ये कंपाउंड देखिए इसमें साइक्लिक भी है, डबल बॉन्ड भी है, कॉन्जुगेशन भी है, बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। ये कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड है, ऐसा मुझे कहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हल्का हल्का मैं इलस्ट्रेट करवा पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर नॉट अटैक्ड बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी बहुत एक्सेप्शनल होती है, उनकी स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके ऊपर कोई भी नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कर सकता। तो याद रखना नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आके बेंजीन को कभी अटैक नहीं कर सकता, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को या केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, इसलिए उसको कोई भी नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप डालेंगे तो मोस्टली उनके साथ रिएक्शन कर जाएगा, अपना ऑक्सीडेशन कर लेगा, अपना रिड्यूसिंग कर लेगा, डिपेंड करता है कि आपने उसमें कौन सा रिएजेंट ऐड किया। दैट्स इट। नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट डीकलराइज KMnO4 एंड ब्रोमीन। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बेंजीन रिंग है, उनकी प्रॉपर्टीज अल्कीन या अल्काइन जैसी नहीं होती है, वो KMnO4 और ब्रोमीन का डीकलराइजेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं यानी जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, वो बहुत अच्छी तरह से डीकलराइजेशन कर देंगे KMnO4 का या ब्रोमीन का, बिकॉज दे कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, बट एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड इवन तो उसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट उनकी प्रॉपर्टीज अल्कीन जैसी नहीं होती। आपके दिमाग में फिट कर लीजिए ये बात को। तो याद रखना एडिशन रिएक्शन के अंदर जाना उनका पॉसिबल नहीं है, दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अगर वो एडिशन रिएक्शन नहीं जाते तो कौन से टाइप के रिएक्शन जाते हैं भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा बिलीव करते हैं, वो ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिव होते हैं, एडिशन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिव नहीं होते। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एडिशन रिएक्शन कभी होगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों अगर आप करोगे एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, तो एरोमेटिक कंपाउंड प्रीफर करता है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाए और एडिशन रिएक्शन में कम जाए या ना जाए। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको मैं समझा पा रहा हूँ। एलिफेटिक कंपाउंड जो होता है इनका उल्टा होता है भाई, ये एडिशन रिएक्शन की तरफ दौड़ के चले जाएंगे, फटाफट एडिशन रिएक्शन कर देंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत धीरे धीरे करेंगे और ना कोई कंपाउंड तो करते भी नहीं सब्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपसे कोई पूछे कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो कौन सा रिएक्शन प्रीफर करेगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर करेगा, एडिशन रिएक्शन प्रीफर नहीं करेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोई अल्कीन है या कोई अल्काइन है या फिर कोई एलिफेटिक कंपाउंड है जिसमें अनसैचुरेशन है, तो वो कौन सा रिएक्शन अंडरगो करेगा, तो आपका जवाब होगा कि भाई वो प्रीफर करेगा कि वो एडिशन रिएक्शन में जाए और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाने की प्रेफरेंस नहीं रखता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, डिस्टिंग्विशिंग समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। इसमें से हमको पता चल जाएगी एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। उनमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, बर्न्स विद सूटी फ्लेम, हैज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, it is not attacked by normal oxidizing or reducing agents, it cannot decolorize KMnO4 and bromine water, and it undergoes addition reaction and do not prefer it do not undergo addition reaction and they prefer substitution reaction. Alright, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको इलस्ट्रेशन करके बता देता हूँ कि भाई देख लेते हैं कि कार्बन का कंटेंट कैसे ज्यादा है कैसे कम है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए हम एक काम करते हैं, हम 6 कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर उठाते हैं तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और हम 6 कार्बन वाला बेंजीन रिंग उठाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो C6H6 होता है, और साइक्लोहेक्सेन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा C6H12। ठीक है, अभी इसके अंदर हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम तो निकालने आता ही होगा। तो कार्बन का परसेंटेज कितना होता है कि मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास बराबर है ना, इंटू 100। सिमिलरली बेंजीन के अंदर कार्बन का परसेंटेज निकालने का है तो वही करेंगे, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, ऐसे कितने कार्बन है 6, तो 12 इंटू 6 हो जाएगा अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा बताइए, 12 इंटू 6 कार्बन का होगा प्लस 1 इंटू 12 हाइड्रोजन का होगा इंटू 100। सिमिलरली इसके अंदर अप्लाई करेंगे, मास ऑफ कार्बन कितना है 6 कार्बन से और 12 इनका मास है तो 6 इंटू 12 वही 12 इंटू 6 बराबर, और टोटल मास कितना है
12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 इंटू अगर हम 100 करेंगे तो देखिए इसका जो आता है वो क्या होता है 12 6 72 आ जाएगा, करेक्ट। और नीचे क्या आ जाएगा 72 प्लस 12 अगर हम करते तो नीचे आ जाएगा 84 इंटू 100। और यहाँ जो आंसर है वो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 72 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 72 प्लस 6 तो 72 प्लस अगर हम 6 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 78 इंटू 100। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो रेशियो है वो क्या है 72 अपॉन 84 और ये जो रेशियो है वो क्या है 72 अपॉन 78 इंटू 100 इंटू 100। अगर आप बहुत गौर से देखें तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है। तो मुझे बताइए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका जो पूरा आंसर है वो छोटा होगा और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका जो पूरा आंसर है वो बड़ा होगा। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम हम ढूंढ रहे थे ना यहाँ पर, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इसमें ज्यादा है और परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर कम है। इसी का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होता है और इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम कम होता है बिकॉज इट्स एन एलिफेटिक कंपाउंड। हम ऐसा नहीं बोलते कि कार्बन ज्यादा है या कार्बन कम है, भाई दोनों में कार्बन 6 ही है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, लेकिन कार्बन का प्रभाव यानी परसेंटेज यानी अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ कार्बन एरोमेटिक कंपाउंड में हमेशा ज्यादा होगा as compared to aliphatic compounds. That is why aromatic compounds can burn with sooty flame and aliphatic compound do not burn with sooty flame. उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट मैं अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको आप अच्छी तरह से नोट में लिख लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन रिंग या फिर मैं कहूँ नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सभी के लिए समझ लीजिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हम सिर्फ उसी कंपाउंड्स को पढ़ने वाले जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है क्योंकि वही अपने सिलेबस में वी हैव टू स्टिक टू द सिलेबस। तो देखिए पहला मैं आपसे सिखाना चाहूंगा दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है व्हेन या फिर मैं ऐसा कहूं कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय, ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम of benzene with one substituent, है ना, आर कॉल्ड एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सिंपल सी बात है ना भाई, कि अगर बेंजीन रिंग है, हमें पता है कि बेंजीन रिंग जो होते हैं उसके हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होता है बिकॉज उसका फॉर्मूला C6H6 है कुछ इस तरह से। तो अगर मैंने बेंजीन का किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, मान लेते हैं मैंने बेंजीन के ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो इस तरह से मैंने इसके स्ट्रक्चर को बना लिया और यहाँ से मैंने H को हटा दिया तो ये वेकेंट पोजीशन है कि नहीं। अब इस वेकेंट पोजीशन के ऊपर मैं कोई भी तरह का फंक्शनल ग्रुप लगा सकता हूँ, जैसे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप लगा सकता हूँ, हेलोजन लगा सकता हूँ, अमाइन, अल्डिहाइड, कोई भी टाइप का फंक्शनल ग्रुप लगा सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर कोई भी टाइप का एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर सकता हूँ। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग या फिर मोनो सब्स्टिट्यूट का मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होना चाहिए पूरे बेंजीन रिंग पर। अब चाहे इस हाइड्रोजन पर हो, यहाँ पर हो, आप कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उस सब्स्टिट्यूएंट को लगा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स, ठीक है। दूसरा, इसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेम इसकी जैसा कि कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग। बस अभी यहाँ पर क्या लिखना है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन रिंग विथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये समझ लीजिए बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, सारे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। आपको क्या करना है, किसी भी 2 हाइड्रोजन को हटाना है। अब आप ये दोनों को हटाओ या 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 कोई भी 2 हाइड्रोजन को हटा दो ना भाई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके बेंजीन रिंग के ऊपर आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स पॉसिबल होंगे, क्योंकि जहां से भी आप हाइड्रोजन हटाओगे तो वहां पर आपको कोई दूसरा ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। सिमिलरली अगर बेंजीन के 3 हाइड्रोजन हटा के 3 अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूट लगाओगे तो उसे हम कहेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अगर आप बेंजीन के अंदर 3 से ज्यादा हाइड्रोजन हटाओगे और उसके जगह पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लगाओगे तो हम उसे पॉली सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे। तो इस तरह से बेंजीन रिंग को क्लासिफाई किया गया है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड। हम सभी टाइप के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड से। तो ध्यान दीजिएगा ये सारे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सब का कॉमन नेम और IUPAC नेम और फेमस नेम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं FN लिखता हूँ, FN मतलब होता है फेमस नेम। अब जो फेमस नेम होता है ये आपको याद रखना पड़ता है, तो देयर इज नो चॉइस अबाउट इट। दूसरा होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम में हम याद करना
हम लोग हमेशा फिनाइल ग्रुप लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखने की कोशिश करेंगे? फिनाइल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बेंजीन है इसका दूसरा नाम होता है फीन, है ना, ये बहुत पुराना नाम है फीन। तो जब फीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो तो हम उसे कहते हैं फिनाइल। तो ये जो पूरा ग्रुप आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, जिसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटा है, तो इस ग्रुप का नाम होता है फिनाइल। क्या नाम होता है इसका? फिनाइल। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, हैंडराइटिंग थोड़ी सी छोटी है बट आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं फिनाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के सभी में एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। देखो यहाँ पर CH3 का सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर X है, OH है, OCH3 है, एसिड है, कीटोन ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, अमाइन, ये सारे एक एक सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल है। ये एक एक सब्स्टिट्यूएंट कब आए? जब आपने एक हाइड्रोजन को हटाया, कहां से? बेंजीन रिंग से, तभी ये बना है कि नहीं। तो ये सभी के सभी जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। तो इनका कॉमन नेम लिखने के समय हम फिनाइल वर्ड का यूज करेंगे, ऐसा याद रखना, ठीक है। और IUPAC के तो भाई अपने ही रूल्स होता है, तो हम IUPAC के हिसाब से भी नाम देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले इस कंपाउंड का फेमस नेम लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए बेंजीन के ऊपर अगर एक बार आपको CH3 ग्रुप दिखाई देता है, सिर्फ एक बार, तो इस कंपाउंड का फेमस नेम होता है टॉलुइन। क्या नाम होता है इसका? टॉलुइन, ठीक है। चलिए इसका अगर हम लोग कॉमन नेम लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो कॉमन नेम में ये हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, इसका और कोई खास कॉमन नेम तो नहीं बन रहा है, मिथाइल बेंजीन ही कह सकते हैं। IUPAC नेम में भी अगर इसका हम नाम देखेंगे तो मिथाइल बेंजीन ही होता है। तो इसका कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों सेम है, इट इज गोइंग टू बी मिथाइल बेंजीन। याद रखना। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन के ऊपर अगर आप X लगाओगे, ठीक है, तो इसको हम फेमस नेम में तो कुछ नहीं कहते, ठीक है, बस कॉमन नेम में हम इसे क्या कहते हैं मैं लिख देता हूँ CN। CN का मतलब कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम में हम इसे कहते हैं फिनाइल हैलाइड। फिनाइल हैलाइड। जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगा है तो फिनाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा है तो फिनाइल ब्रोमाइड, आयोडीन लगा है तो फिनाइल आयोडाइड, फ्लोरीन लगा है तो फिनाइल फ्लोराइड, इस तरह से। IUPAC नेम में लिखने की कोशिश करता हूँ। IUPAC नेम में ऑफकोर्स हम लोग IUPAC के रूल्स फॉलो करेंगे और हेलो लिखेंगे। हेलो लिखते हैं हम लोग IUPAC में प्रीफिक्स के जैसे, तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और पीछे लिखेंगे बेंजीन रिंग, क्योंकि वो उसका पेरेंट है, तो ये हो जाएगा हेलो बेंजीन। जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगा तो बिकम्स क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा तो बिकम्स ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा तो बिकम्स आयोडोबेंजीन लगता है, ठीक है। चलिए थर्ड कंपाउंड की तरफ आते हैं। भाई इसका फेमस नेम है, इसका फेमस नेम है फिनॉल। फिनॉल इज द फेमस नेम, ठीक है। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, या फिर मैं कहूं इसका कॉमन नेम ही फेमस नेम है, फिनॉल ही कहा जाता है इसको। और IUPAC नेम याद रखिएगा बेटा, IUPAC नेम जो है इसका है हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये उसका IUPAC नेम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट, अगर हम इस कंपाउंड को देखें, इसका कॉमन नेम है, बहुत बढ़िया है, फेमस नेम है, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। इस कंपाउंड को बेंजीन के ऊपर OCH यानी ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। खाली CH3 होता तो आप टॉलुइन कहते हैं, OCH3 है तो आप कहेंगे एनीसोल। एनीसोल, ठीक है। कॉमन नेम में इसका नाम रखा जा सकता है मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल, ठीक है, ईथर। थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ सुन रहे तो कम से कम नोट डाउन कर लीजिएगा। मिथाइल फिनाइल ईथर इस तरह से कहा जाता है। IUPAC नेम में हम इसे मिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे। IUPAC नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। आपको ये जरा याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे फंडे, ये सब बेसिक कंपाउंड है जो आपको पता होने चाहिए। फिफ्थ वाला अगर हम ध्यान से देखें तो इसका फेमस नेम बहुत ही अच्छा है, इसका नाम है बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसे हम कहते हैं एनिलीन, ठीक है। याद रखना ये एनिसोल है और ये एनिलीन है, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। इसका अगर मैं फेमस नेम लिखूं तो एनिलीन हो जाएगा। और अगर मैं कॉमन नेम लिखूं इसका, तो कॉमन नेम भाई इसका होता है फिनाइलअमाइन। क्या होता है? फिनाइलअमाइन। IUPAC नेम में हम लिखेंगे इसको अमाइनो बेंजीन। अमाइनो बेंजीन, या फिर हम इसे बहुत प्यार से बेंजामाइन, या फिर बहुत लोग इसको बेंजीन अमाइन ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों ही IUPAC नेम है, डजंट मैटर, आप दो में से कोई देख लिखे आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूं तो इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है? बेंजल्डिहाइड। भाई एक ही नाम है, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, फेमस नेम भी यही है, कॉमन नेम भी नहीं यही है, और IUPAC नेम भी यही लिख के आ सकता है। इनफैक्ट IUPAC नेम इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड, पर मुझे वो बताना नहीं था क्योंकि ये 12th में हम सिखाते हैं कि बेंजीन कार्बल्डिहाइड क्यों लिखते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अभी बता देता हूँ आपको, 12th में आपको सिखाऊंगा मैं फिर से।
बट ये हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये उसका एक्चुअल नेम है, बट डजंट मैटर, आप बेंजल्डिहाइड लिख के आएंगे आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, यूपीएससी में भी बेंजल्डिहाइड लिख के आओ कोई रॉन्ग नहीं दे सकता, ठीक है। ये जो है वो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो CH3 है, ठीक है। तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो याद रखना इसका भी एक ही नाम है, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। यही सब कुछ है, सारे नाम यही है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हैं, मैं लिखा देता हूँ। देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, और नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 या यहाँ से 2, 2 कार्बन है तो ईच सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पर है कीटोन इसलिए 1 पर ओन लिख रहा हूँ, और 1 पर फिनाइल भी इसलिए 1 फिनाइल। ये सब आपने रूल सीखे हैं आईयूपीएससी में ऑलरेडी। तो दिस इज 1 फिनाइल इथेन 1 ओन आईयूपीएससी में, बट आप एसिडोफिनोल लिख के आए तो कोई रॉन्ग नहीं देगा, इट्स अ फेमस नेम एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएससी। सिमिलरली यहाँ पर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH लिखा है, तो ये होता है बेंजोइक एसिड, जो होता है बेंजोइक एसिड, इस तरह से इसका नाम है, ठीक है। या फिर इसका बहुत अगर आईयूपीएससी ने मैं बताऊं असली में, तो ये होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल है, उसके ऊपर आप साइनाइड ग्रुप ले सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपाउंड्स और पॉसिबल है, असाइल पॉसिबल है, एनहाइड्राइड्स पॉसिबल है, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो इस वक्त सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द सिलेबस, बट आप उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड का फेमस नेम है तो वो फेमस नेम एक्सेप्टेड होता है बाय आईयूपीएससी। देखिए इसका फेमस नेम टॉलुइन है, आप अगर आईयूपीएससी में भी टॉलुइन लिख के आएंगे आपको कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। इसका फेमस नेम है फिनॉल, आप आईयूपीएससी में भी फिनॉल लिख के आएंगे आपको कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। ऑल द फेमस नेम्स आर बीन एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएससी, याद रखिएगा। तो आईयूपीएससी ओरिजिनल आपको लिखना आए कि ना आए, आप ये फेमस नेम याद रखना, फेमस नेम ही सारा गेम खेलता है। फेमस नेम अगर अच्छे से आता है तो आपको सभी का नॉमेनक्लेचर बॉडी अच्छी तरह से आ ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की तरफ। अब देखिए आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेट अस से कि ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके पास 6 हाइड्रोजन है, कुछ यूं इस तरह से। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है कि आपको 2 हाइड्रोजन हटाना है और 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। अब सवाल ये है कि कौन से 2 हाइड्रोजन हटाऊं, ये 2 हाइड्रोजन हटाऊं, ये 2 हाइड्रोजन हटाऊं, ये दोनों, कौन से 2 हाइड्रोजन हटाऊं। तो देखिए अगर आप कोई भी 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपके पास सिर्फ 3 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। पहला आंसर क्या हो सकता है कि आप जो हाइड्रोजन हटाने वाले हैं वो दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर हो। कौन सी पोजीशन पर हो? एडजेसेंट, यानी आपने एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, बाकी का हाइड्रोजन जो है बेटा एज इट इज रखे, आपने नहीं चेंज किया। एडजेसेंट समझते हैं आप बाजू बाजू के कार्बन से। हाँ, आप यहां से भी निकाल सकते थे, आप यहां से भी निकाल सकते थे, आप यहां से भी निकाल सकते थे, आप यहां से भी निकाल सकते थे। बोलने की बात क्या क्या, एडजेसेंट से निकालो, सिंपल है। और आपको उसके जगह सब्स्टिट्यूएंट लगाना होगा, सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट क्यों, कुछ इस तरह से, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाना चाहते हो तो आपको 2 हाइड्रोजन आइटम हटाने होंगे। आप ऑल्टरनेट हटाओ ना, एक अगर आपने यहां से हटाया है तो आप बाजू में से नहीं उसके बाजू में से हटाओ, या तो इसके बाजू में से नहीं इसके बाजू में से हटाओ। तो या तो यहां से हटाओ या तो यहां से हटाओ, मैटर मान लो यहां से हटाया मैंने। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने सब्स्टिट्यूएंट अप्लाई किया, यहाँ पर भी मैंने क्या अप्लाई कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट अप्लाई किया। बाकी सब हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज ही रहेंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों ही अल्टरनेट, आप कोई भी अल्टरनेट हटा सकते हो। समझो अगर एक यहाँ से हटाया होता तो आपको एक यहाँ से हटाना चाहिए, तो यहाँ से हटाना चाहिए था ऑल्टरनेटली, इस तरह से। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं कि ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूएंट्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है। मतलब एक हाइड्रोजन अगर आप यहां से हटा रहे तो दूसरा एक्जैक्टली उसके सामने से हटाओ, यहां से हटा रहे तो यहां से हटाओ, यहां से हटा रहे तो यहां से हटाओ, इस तरह से, है ना। तो आप उसके जगह ऑफकोर्स क्या लिख के आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिख के आएंगे। बाकी के जो हाइड्रोजन होते हैं वो एज इट इज होंगे। तो अगर मैं 2 हाइड्रोजन हटाने की बात करता हूँ बेंजीन से, तो देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज कि आप ना एडजेसेंट हटा सकते हो, या तो आप ऑल्टरनेटिवली हटा सकते हो, या तो आप ऑपोजिटली हटा सकते हो। तो अगर आपने कभी भी एडजेसेंट सब्स्टिट्यूएंट अप्लाई किए हैं ना, चाहे वो यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर, डजंट मैटर, अगर वो दोनों एडजेसेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है तो आपको एक शब्द यूज करना होगा, ऑर्थो। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्थो, ठीक है, या इसको एक डिनोशन होता है ओ। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। इसी तरह से ऑल्टरनेट अगर आपने कोई हाइड्रोजन हटाया या ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूएंट्स अप्लाई किए हैं तो आपको एक शब्द यूज करना होगा जिसका नाम होता है मेटा, META, मेटा, ठीक है। इसका भी डिनोशन होता है M। और अगर आपने ऑपोजिट सब्स्टिट्यूएंट्स हटाए हैं तो भाई इसे हम कहते हैं पैरा, PARA, पैरा, ठीक है। और इसका डिनोशन होता है स्मॉल p। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्थो मेटा पैरा ये पोजीशंस क्या है। और ये जो भी शब्द है ऑर्थो मेटा पैरा, ये सब के सब कॉमन नेम
में यूज किए जाएंगे। कहाँ यूज किए जाएंगे भाई? कॉमन नेम में यूज किए जाएंगे। आईयूपीएससी में नहीं, आईयूपीएससी में तो अपने ही रूल्स चलते हैं, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऑर्थो मेटा पैरा ये कॉमन नॉमेनक्लेचर को समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, देखिए ध्यान से। पहला एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ कि ये रहा बेंजीन रिंग। मान लेते हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूँ कि मान लेते हैं एक क्लोरीन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट मैं आपके सामने ले लेता हूँ, तीसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ कि मान लो एक क्लोरीन जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, एक क्लोरीन जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। इस तरह से 3 मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। तो अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए आप बेंजीन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, वो एक डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया। अब आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन आइडेंटिफाई करें। क्या वो एक्जैक्टली बाजू बाजू में है, बाजू बाजू के कार्बन पे है? हाँ, तो ये एडजेसेंट पोजीशन पर है। तो याद रखना ये एडजेसेंट पोजीशन वाला है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है तो एक छोड़कर एक, यानी ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पर है। और यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ है तो एग्जैक्टली उसके सामने प्रेजेंट है, यानी ये ऑपोजिट पोजीशन पर प्रेजेंट है। ये आपने पहचान लिया। अब देखिए बेटा लिखना कैसा है कॉमन नेम के अंदर, ठीक है। एडजेसेंट होता है तो आप वर्ड यूज करते हैं ऑर्थो, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो। फिर आपको एक डैश रखना है, फिर लिखना है क्लोरो। क्लोरो ऑफकोर्स क्या होता है? डाइक्लोरो। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। सही बात है ना। या फिर आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं ओ डाइक्लोरो बेंजीन। ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्थो ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपली इसके बारे में क्या लिखेंगे फिर हम? मेटा आप पूरा लिख सकते हैं, तो फिर आप एम लिख सकते हैं, एम डाई क्लोरो बेंजीन। बहुत सिंपल है। सिमिलरली इसके अंदर आप लिख सकते हैं पी डाई क्लोरो बेंजीन, इस तरह से, है ना। या फिर आप पूरा लिख सकते हैं पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। मैं जनरली ऐसा शॉर्ट नोटेशन लिखना पसंद करता हूँ, पैरा मेटा ऐसा पूरा पूरा शब्द लिखना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको जैसे लिखना है लिखो, चलेगा। आईयूपीएससी नेम देख लेते हैं, बहुत सिंपल है भाई। अगर इसको मैंने पोजीशन नंबर 1 दिया तो इसी को पोजीशन नंबर 2 देना पड़ेगा, क्योंकि छोटा नंबर आना चाहिए। तो सिंपली 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। आईयूपीएससी इज वेरी सिंपल, तीनों, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने इसको 1 दिया तो ऑफकोर्स छोटा नंबर मिलने के लिए 3 आएगा, तो यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। सही बात है। इसी तरह से ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो छोटा नंबर इसको आ रहा है 1 और 4 इस तरह से। तो ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इतना ही फर्क है कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम में, कि आईयूपीएससी में हम नंबरिंग करते हैं और कॉमन नेम में हम सिर्फ रिलेटिव पोजीशंस देखते हैं। इफ दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर दे आर पैरा, इफ दे आर ऑल्टरनेट टू ईच अदर वी से इट इज मेटा, एंड इफ दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर वी से इट इज ऑर्थो। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। जैसे देखो ये सारे एग्जांपल जो है वो भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि आप देख रहे हैं बेंजीन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो अब देखो ऐसे केस में क्या होता है, जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग होते हैं, देखो दोनों अगर सेम होते तो आप तो फटाफट लिख देंगे डाइक्लोरो डाइब्रोमो इस तरह से। पर जब दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर देखो इसमें से एक सब्स्टिट्यूएंट आपको फेमस नेम दे रहा है, जैसे अगर मैं इस ब्रोमीन को 1 सेकंड के लिए हाइड करता हूं तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा बेंजीन रिंग पर OH, जिसका बहुत फेमस नेम था फिनॉल। तो इस कंपाउंड के अंदर एक हमको पेरेंट रिंग मिल रहा है, किसका? फिनॉल का। तो मैं इसका नाम लिखूंगा फिनॉल, कि ये हमारे पास फिनॉल का कंपाउंड है। अब फिनॉल के हिसाब से ब्रोमीन की पोजीशन ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है या एडजेसेंट है? तो आप कहेंगे कि भैया एडजेसेंट है। एडजेसेंट होता है तो हम यूज करेंगे ऑर्थो, और एडजेसेंट पर क्या है? ब्रोमीन, इसलिए मैं लिखूंगा ब्रोमो। तो ये कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा कि ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। इस तरह से हमें फेमस नेम ढूंढना होता है और उसके डेरिवेटिव के हिसाब से आंसर लिखना होता है। तो ये फेमस नेम हो गया इसका फिनॉल, और फिनॉल के हिसाब से उसके एडजेसेंट पोजीशन यानी ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो है। तो ये हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। इसको मैं आईयूपीएससी में ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई अगर इसको पोजीशन 1 देता तो इसको पोजीशन 2 देनी होगी, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो फिनॉल। ये उसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर NH2 है, तो यहाँ पर मुझे एक बहुत फेमस कंपाउंड दिख रहा है, बेंजीन रिंग पर NH2 लगा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं एनिलीन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिलीन के हिसाब से ये जो क्लोरो है उसकी पोजीशन एडजेसेंट है, ऑपोजिट है या ऑल्टरनेट है, तो आप कहेंगे एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट है आप यूज करेंगे O, एडजेसेंट पोजीशन पर है क्लोरीन, इसलिए मैं लिखूंगा क्लोरो। और फेमस नेम कौन है? एनिलीन, तो ये हो जाएगा एनिलीन। तो इस तरह से मैं लिखता हूँ इसका ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, ठीक है। आप आईयूपीएससी में बहुत सिंपल लिख सकते हैं, एनिलीन को 1 आएगा तो इसका ऑफकोर्स 2 पोजीशन आएगा, तो इट बिकम्स 2 क्लोरो एनिलीन। तो क्यों इस तरह से? सही बात। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ बेंजीन रिंग पर आयोडीन लगा हुआ है और OCH लगा हुआ है, इसमें कौन सा फेमस कंपाउंड बनता हुआ नजर आ रहा है? तो आप देखिए कि आपको एनिसोल
ये कंपाउंड फेमस दिख रहा है। अब एनिसोल के OCH3 ग्रुप के हिसाब से आयोडीन की पोजीशन ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है या एडजेसेंट है, तो आप कहेंगे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो हम यूज करेंगे पैरा, यानी पी। पैरा पर क्या है, आयोडो, और पेरेंट कौन है, एनिसोल, तो ये हो जाएगा पैरा आयोडो एनिसोल। अगर मैं आईयूपीएसी लिखूं तो ऑफकोर्स ये 1 आएगा, तो घूम के जाएंगे तो ये नंबर आएगा इसको 4, तो ये हो जाएगा आईयूपीएसी में 4 आयोडो एनिसोल। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप है, ब्रोमीन यहाँ ग्रुप है, तो इसमें फेमस कंपाउंड कौन बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो बेंजल्डिहाइड के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन पर है, तो ये ऑर्थो ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, सही बात है ना। और अगर आईयूपीएसी लिखेंगे तो सिंपली ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, सही बात है। सिमिलरली इस पोजीशन पर देखिए यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और या फ्लोरीन, अगर आप ध्यान से देखो तो बेंजोइक एसिड ये फेमस नेम बन रहा है। फेमस नेम ये जो बेंजोइक एसिड है, हिसाब से एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन पर रखा गया है फ्लोरीन को, तो ये हो जाएगा पैरा फ्लोरो बेंजोइक एसिड, सही बात है। अगर आईयूपीएसी में देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 फ्लोरो बेंजोइक एसिड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये 1 है तो घूम के जाएंगे तो ये 4 ही आएगा ना। सिमिलरली यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं CH3 विद बेंजीन रिंग, यानी टोलुइन एक फेमस कंपाउंड बन रहा है, तो दिस इज टोलुइन। टोलुइन के सबसे अपोजिट पोजीशन यानी पैरा, तो दिस पैरा नाइट्रो टोलुइन, या फिर मैं लिखूं आईयूपीएसी में इट इज 4 नाइट्रो टोलुइन, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखो टोलुइन ये फेमस कंपाउंड बन रहा है, तो यहाँ 1 2 3 यानी ऑल्टरनेट पोजीशन पर है। यहाँ से देखो, यहाँ से ऑल्टरनेट पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो ये देखो मेटा ब्रोमो टोलुइन, क्योंकि टोलुइन पेरेंट नेम हो जाएगा बिकॉज इट इज अ फेमस नेम। ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 3 ब्रोमो टोलुइन इन आईयूपीएसी। तो उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नाम लिखते हैं, ठीक है। फेमस को हम लोग पेरेंट बना देते हैं और पेरेंट के हिसाब से हम चेक करते हैं कि ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन है या मेटा पोजीशन है। आईयूपीएसी में सिंपली हम नंबरिंग ही करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए अब बात करते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, और हम साथ में बात कर लेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, जिसके ऊपर 3 आपको सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे होंगे, इस तरह से उसे हम कहते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इनका देखिए कोई कॉमन नेम नहीं होता, यहाँ पर आपको ऑर्थो मेटा पैरा ऐसा किसी तरह का नोमेनक्लेचर नहीं यूज करना है। ऑर्थो मेटा पैरा नोमेनक्लेचर सिर्फ और सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए आता है और किसी के लिए भी नहीं आता है। तो इसका एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। लेट अस से कि मैंने ये कोई एग्जांपल लिया है जहां पर आपको यहाँ पर OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पर ब्रोमीन है, इस पोजीशन पर भी ब्रोमीन है और इस पोजीशन पर भी ब्रोमीन है, ठीक है। सॉरी, इस तरह से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मैंने बेंजीन लिया है। तो देखिए बेंजीन के ऊपर आपको 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाता है एक टाइप का ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं यहाँ पर, जैसे कि लेट अस से ये हो जाएगा नाइट्रो, और मान लेते हैं इस जगह पर मिथाइल ग्रुप है, और मान लेते हैं कि इस जगह पर हमारे पास में क्लोरीन ग्रुप है। इस तरह से ये कोई एग्जांपल ले लिया। यहाँ पर भी अगर हम देखें ध्यान से तो हमें यहाँ पर लेट अस से एक एग्जांपल, यहाँ पर NH2 ले लिया हमने, यहाँ पर हमने क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पर हमने लेट अस से क्या कह सकते हैं, जैसे कि नाइट्रो ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल कंसिडर किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेंजीन के ऊपर आपको दिखाई देगा कि बराबर हमने 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जिसमें सिर्फ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स रखे हुए हैं, तो ऐसे केस में हमारा कोई कॉमन नेम नहीं होता, सीधा सीधा आईयूपीएसी नेम देना होता है। लोएस्ट टोकन का रूल यूज करेंगे और सबसे फटाफट इसका नाम देंगे। जैसे इस कंपाउंड के अंदर हमें कोई फेमस नेम दिख रहा है क्या, पहले वो चेक करिए। हाँ, हमें ये बेंजीन के ऊपर फिनॉल लगा हुआ है, तो हमें फिनॉल दिख रहा है, सही बात है। तो फिनॉल की पोजीशन ऑफ कोर्स 1 हो जाएगी। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो छोटा नंबर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे कि भाई फिनॉल इसका पेरेंट है। फिनॉल के हिसाब से 2nd और 4th पोजीशन पे ब्रोमीन है और ब्रोमीन है, तो ब्रोमो ब्रोमो हो जाएगा डाई ब्रोमो, मैं लिखूंगा आगे डाई ब्रोमो, पोजीशन लिख देंगे 2,4, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई ब्रोमो फिनॉल। अब देखिए इसके अंदर कोई फेमस नेम बनता हुआ नजर आ रहा है क्या हमें? हाँ, देखिए बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है, तो ये टोलुइन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लेट मी राइट कि इसका फेमस नेम हो जाएगा भाई टोलुइन। तो अगर हम इसका नंबरिंग करेंगे तो देखो यहाँ से अगर आप नंबरिंग करोगे तो लोकेशन क्या आएगा, ये 1 है, 2 है, तो 3 आएगा पहला लोकेंट, 4 5 6, तो 3 और 6 आपका लोकेंट आ रहा है। लेकिन अगर उसी तरह से आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 2
और 5 आ रहा है, तो छोटा लोकेशन कहाँ आ रहा है, यहाँ से जाने पे आ रहा है, तो आपको यहाँ से इस तरह से नंबरिंग करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो टॉल्विन हो जाएगा। टॉल्विन के हिसाब से ये क्या है, क्लोरो जो कि 2 पोजीशन पर है और नाइट्रो जो कि 5th पोजीशन पर है, जो कि हमें आगे लिखना है प्रीफिक्स में, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा पहले 2 क्लोरो और फिर आ जाएगा 5 पे नाइट्रो, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 5 नाइट्रो टॉल्विन। सिमिलरली यहाँ देखो सबसे कोई फेमस कंपाउंड दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें पता चलेगा कि भाई एनिलीन हमको दिखाई दे रहा है। तो एनिलीन ऑफकोर्स ये पोजीशन 1 होगा, छोटा नंबर यहीं से मिलेगा, तो इस तरह से नंबरिंग चलेगी। तो एनिलीन मैं इसका पेरेंट नेम लिख देता हूँ। इसके हिसाब से 2 पर क्लोरो है और 3 पर नाइट्रो है, तो क्लोरो में C होता है और नाइट्रो में N होता है, तो अल्फाबेटिकली क्या आएगा 2 क्लोरो और 3 नाइट्रो एनिलीन। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 3 नाइट्रो एनिलीन इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से सेम हम लोग पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोई कंपाउंड लिया है, लेट अस से यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा हुआ है, करेक्ट। या फिर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मान लो NH2 ग्रुप लिया हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रो लगा हुआ है, और यहाँ पर लेट अस से के कोई मान लेना ब्रोमीन लगा हुआ है, लेट अस से ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये देखिए 3 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट यानी 4 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई पड़ रहे हैं। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि भाई ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ 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 है, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी, सभी के सभी हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया गया है भाई। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट लेके कर सकते हैं, बट नॉमेनक्लेचर करने का फंडा बहुत तरीका है, सिंपल है। इसमें से कोई भी फेमस कंपाउंड उठा लो, जैसे ये रहा देखो फिनॉल। फिनॉल का ऑफकोर्स ये 1 आएगा, आपको छोटा नंबर मिले इस तरह से नंबरिंग करना है, यहाँ पर कहीं से भी कर लो तो नंबरिंग यही आने वाली है, आप करके देख सकते हैं। तो ये कंपाउंड हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल के हिसाब से 2 पर 4 पर और 6 पर नाइट्रो है, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। सिमिलरली यहाँ देखिए सबसे फेमस कंपाउंड आपको दिख रहा है एनिलीन, ज्यादा फेमस कंपाउंड है। तो नंबरिंग करेंगे तो छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो ऑफकोर्स यहाँ से देखिए कहीं से भी करेंगे तो छोटा ही नंबर आएगा। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब देखिए ध्यान से, इसका पेरेंट नेम हो जाएगा एनिलीन, सही बात है। अब छोटा नंबर देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर अगर देखिए क्लोरीन है तो 2 पर है, नाइट्रो है तो 4 पर है, और ब्रोमीन है तो 6 पर है, तो इसका अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 6 ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो और ये आ जाएगा 4 नाइट्रो। तो ये नाम आ जाएगा 6 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो एनिलीन। सिमिलरली इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 के 6 बेंजीन लगे हुए हैं, आई मीन 6 के 6 क्लोरीन लगे हुए बेंजीन रिंग पर, तो इसे हम कहते हैं हेक्सा क्लोरो बेंजीन। अब देखिए बेटा मुझे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई बेंजीन के ऊपर हर कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। अगर आप 6 क्लोरीन लगा रहे हो तो हर कार्बन के ऊपर एक ही क्लोरीन आएगा, ये कॉमन सेंस है। तो इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख सकते हैं हेक्सा क्लोरो बेंजीन। तो याद रखना बेटा ये कंपाउंड का नाम है हेक्सा क्लोरो बेंजीन, HCB भी इसे कॉमनली कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, चाहे डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, चाहे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो, चाहे पॉली सब्स्टिट्यूटेड हो, हम उसका कॉमन नेम या IUPAC नेम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर रही होगी। इसके ऊपर हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे 11th 12th में आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, आपको और प्रैक्टिस मिलती ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ इतना ही कंपाउंड में IUPAC हो गया, ऐसा नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी सीखने को मिलेगा। सब कुछ एक ही चैप्टर में एक ही बार में नहीं सिखाया जा सकता ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो इतना आप यहाँ तक लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कर लीजिए, यहाँ से अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। हम लोग MOP ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ तक आप अच्छे से बेस क्लियर कर लीजिए, नोट्स मेंटेन करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।